प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के परिचय से। तो समाकलन का परिचय हम वही लैटिन वर्ड कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस हिंदी अर्थ गणना या कलन। तो कैलकुलस इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेंजेस, यानी कि जो लगातार बदलाव होते हैं उनका गणितीय अध्ययन कैलकुलस है। कैलकुलस के दो पार्ट हैं। एक तो है इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसको हम समाकल गणित पढ़ते हैं, तथा ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसको हम अवकल गणित पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसकी हमने 3 एक्सरसाइज 6, 7 और 8 पढ़ ली है, लेकिन फिर भी इसको ब्रीफ में एक बार फिर से हम दोहराते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कि इन दोनों मैथमेटिक्स में पहले खोज किसकी हुई। तो इसके लिए इन ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री इंटीग्रल कैलकुलस was discovered before differential calculus। अर्थात समाकल गणित अवकल गणित से पहले खोजा गया था। ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस इज सेंटर्ड ऑन concept of डेरिवेटिव। ये जो अवकल गणित है अर्थात डिफरेंशियल कैलकुलस, यह है डेरिवेटिव अर्थात अवकलज। कंसेप्ट अर्थात संकल्पना। सेंटर्ड अर्थात केंद्रित। डिफरेंशियल कैलकुलस
अवकलज की संकल्पना पर केंद्रित है। अर्थात ये कंप्लीट जो मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये जो वर्ड है अवकलज, इसी के इर्द गिर्द घूमता है, एक अंकी इसी के ऊपर निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। इन दोनों की खोज के लिए प्रेरक कौन था, मोटिवेटर कौन था, ये क्योंकि किससे प्रेरित होकर हमारे मैथमेटिशियंस ने इन दोनों मैथमेटिक्स की खोज की। जैसे नॉर्मल में एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जिसको छोटी क्लासों से लेकर अभी तक हम उसको पढ़ते हैं। एक फिजिक्स के हैं वैज्ञानिक हुए हैं न्यूटन, जिन्होंने पेड़ से गिरते हुए सेब के फल से कई निष्कर्ष निकाले, कई नियम उन्होंने बनाए। तो वो जो नियम उन्होंने बनाए, उनके लिए प्रेरक का काम किया वो पेड़ से गिरता हुआ फल। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि मैथमेटिशियन जो लोग हैं, उन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल जो कैलकुलस है, इनकी खोज किससे प्रेरित होकर की। तो इसके लिए मैं शुरू करता हूं पहले डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसके लिए इसका जो प्रेरक है वो बताता हूं आपको। द ओरिजिनल मोटिवेटर for the differential calculus was the problem of defining the tangent line on the graph of function and calculating the slope of such lines। यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर फलनों की स्पर्श रेखाओं को नोट करना तथा उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणता को ज्ञात करना, यही डिफरेंशियल कैलकुलस का मुख्य या मेन प्रेरक था। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के मोटिवेटर की, अर्थात डिफरेंशियल कैलकुलस को किससे प्रेरित होकर के बनाया गया। द ओरिजिनल मोटिवेटर ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस वाज द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग टेंजेंट लाइंस on the graph and calculating the slope of such lines। अर्थात ग्राफ पेपर के ऊपर जो स्पर्श रेखाएं हैं उनको दर्शाना, उनका आलेख बनाना और आलेख बना करके फिर उनकी प्रवणता ज्ञात करना, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसका मुख्य प्रेरक बनी थी। इसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलस के लिए प्रेरक कौन बना, इसका मोटिवेटर कौन है। द ओरिजिनल मोटिवेटर फॉर integral calculus was the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph on the function।
अर्थात ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसके प्रेरक का काम किया कोई भी दो या दो से अधिक अपने पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, वक्र के समीकरण है, उनका फलन है, उन फलनों से ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाना, उनसे घिरे हुए क्षेत्र को डिनोट करना और उसके बाद उस क्षेत्रफल को ज्ञात करना, ये इसके लिए मुख्य प्रेरक है। यानी कि उस चीज को सोच करके देख करके मैथमेटिशियन ने इंटीग्रल ऑफ कैलकुलस मैथ्स की खोज करी। यदि इसी प्रेरक को हम राजस्थान बोर्ड की बुक के अनुसार दोहराएं तो द हिस्ट्री ऑफ integral calculus says that it is discovered for finding the area of plane figures with the help of an infinite series whose each terms tends to 0। अर्थात यदि हम समाकल गणित के इतिहास का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि इसकी जो खोज है वो समतल क्षेत्रों में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए की गई है। और इसकी धारणा ये थी कि एक अनंत श्रेणी है और उस अनंत श्रेणी के जो पदों का जो मान है वो शून्य की ओर अग्रसर होता है। यही इस इंटीग्रल कैलकुलस या समाकल गणित के लिए प्रेरक बना और उसी के आधार पर ये समाकल गणित खोजा गया। अब यही जो आरबीसी की बुक जो अपनी कहती है इसमें एक वर्डिंग मिली हमें कि एक अनंत श्रेणी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस, ये जो श्रेणी है अनंत पद है इसमें और इसका जो प्रत्येक पद है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। 1/2 इसका डिनोमिनेटर 2 इसका 4, यानी कि ये जो नंबर आएगा ये से छोटा आएगा। इसके बाद 1/2 क्यूब यानी कि 1/8 ये उससे और छोटा आएगा। इसके बाद आएगा 1/2 पावर 4 यानी कि 1/16 उससे और छोटा आएगा, यानी कि 0 की ओर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज है ये जो बना है इसमें कह रहा है कि इनको हम ऐड करते हैं, ये प्लस के साइन आ रहा है, आगे भी प्लस के साइन आते चले जाएंगे। तो इंटीग्रल जो कैलकुलस है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ समेशन this subject of maths got name integral calculus, यानी कि योग संक्रिया या संकलन पर आधारित होने के कारण ही इसका नाम समाकल गणित या फिर मैं कहूं इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा है। इसी प्रेरक के अकॉर्डिंग हम एक अनंत श्रेणी पर विचार करते हैं। 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 3 प्लस 1/2 और इसकी पावर 4 प्लस, इसके अंदर अनंत पद है और इसका जो प्रत्येक पद है
वो जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि इस टर्म्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि 1/2 ये 2 से डिवाइड होगा, यही 1 4 से डिवाइड होगा, फिर वही 1 8 से, फिर 1 ही 16 से, फिर 1 को 32 से, फिर 1 को 64 से, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो जीरो की ओर चलता जाएगा। मेरा मेन फोकस अब इस पर ही, जो साइन लिखा हुआ है प्लस का, इस पर है। तो अब एक बार फिर ये जो प्लस का साइन है, इसके कारण ही इसका नाम समाकल गणित पड़ा है। मैं लिखूं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ समेशन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ समेशन, this subject of mathematics, this subject of mathematics got name integral calculus, यानी कि इसी जो समेशन का साइन है, इसी के कारण ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इसका नाम इंटीग्रल कैलकुलस पड़ा, यानी कि संकलन प्रक्रिया के कारण, ये क्योंकि जोड़ या योग प्रक्रिया के कारण ही इसका नाम समाकल गणित पड़ा है। अब इसके बाद ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें दोनों में हम रिलेशन तय करने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं कहूं कि दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि दोनों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी एक्सरसाइज 6.2 का। Let a function f(x) is differentiable in an interval x belongs to I। एक फंक्शन है f(x) और वो x बिलोंग्स टू I में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल अवकलनीय है। इंटरवल अंतराल, और ये इंटीजर्स फंक्शन हो जाएगा अपना। तो एक फलन है कोई भी, जैसे मैं लिखूं y इक्वल्स टू f(x), ये फंक्शन है जो कि इस इंटरवल के अंदर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। इट मींस ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, वो भी इस इंटरवल। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल इसमें वंश लिया आपने, तो आंसर आ जाएगा f डैश x। या फिर y को करेंगे तो नॉर्मल इक्वल लिखते हैं dy बाई dx। तो ये जो f डैश x है, ये dy बाई dx है, ये कहलाता है डेरिवेटिव, जो कि डिफरेंशिएशन, ये कहूं कि
डिफरेंशियल कैलकुलस जो है उस इसी की संकल्पना पर आधारित है, केंद्रित है। यह है डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। एफ बेस एक्स को डेरिवेटिव बोलेंगे या फिर एफ बेस एक्स को डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट बोलते हैं। या मैं कहूं कि इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इन differential calculus we find derivative और differentiation coefficient। यानी कि ये जो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस मैथमेटिक्स है, इसमें हम अवकलज या फिर अवकल गुणांक प्राप्त करते हैं। अवकलज अवकल गुणांक। इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी फाइंड डेरिवेटिव द डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ऑफ गिवन फंक्शन। जो भी फंक्शन हमें दे रखा है, जो भी फलन दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट कर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। वेरेवर in integral calculus, in integral calculus we find function from given derivative। Whenever integral calculus we find f(x) from given derivative या f(x) की जगह अपन फंक्शन यूज में ले सकते हैं। अर्थात f(x) इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट आएगा। और जब ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में, यानी कि डेरिवेटिव मिलता है, जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, तो आपको पुनः वापस फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, एक कंक्लूजन इससे अपना निकलता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। डिफरेंशिएशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये लिखो। So we can say that integration is the inverse
प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन समाकलन, इनवर्स प्रतिलोम, प्रोसेस विधि और डिफरेंशिएशन अवकलन। समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा होता है, सो इसलिए therefore it is also called antiderivative. So we called so we know integral as antiderivative और प्रिमिटिव। एंटीडेरिवेटिव प्रति अवकलज और प्रिमिटिव पूर्वक। ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है, इसलिए ये जो आपका इंटीग्रल है जो लास्ट में जो आंसर आता है वो उसको हम एंटीडेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं। जैसे उसको अवकलज बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज या फिर क्या प्रिमिटिव अर्थात पूर्वक बोलते हैं। जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। दूसरी बात इनके बारे में, दोनों के बारे में मैं बताता हूं आपको कि डिफरेंशियल कैलकुलस कट्स समथिंग स्मॉल पीसेस फॉर फाइंडिंग इट्स चेंजेस। यानी कि डिफरेंशियल जो कैलकुलस है उसमें एक वस्तु, एक फंक्शन है और उसके टुकड़े किए जाते हैं उसमें चेंज फाइंड आउट करने के लिए। इसके ऑपोजिट इन इंटीग्रल कैलकुलस जॉइंस द स्मॉल पीसेस टुगेदर। यानी कि समाकलन के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ करके जोड़ा जाता है। तो यहां से भी देखते हैं तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अवकलन में टुकड़े करते हैं और समाकलन में इन टुकड़ों को जोड़ के रखा जाता है। अब इसके बाद इसमें हमारे पास दो प्रकार की समस्याएं क्रिएट होंगी। फर्स्ट तो ये द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन wherever its derivative is given। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि अपने पास एक फंक्शन है fx और ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं f दिस x या फिर dy by क्या dx। अभी कह रहा है कि ये जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है तो इससे हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन।
तो फंक्शन फाइंड आउट करोगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन फाइंड आउट इंटीग्रल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहली समस्या तो ये है। तो समस्या तो वैसे तो समझ में आती है कि फंक्शन है, डेरिवेटिव फाइंड करना तो डिफरेंशिएशन करेंगे और डेरिवेटिव दे रखा है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट दे रखा है, तो फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो उसको इंटीग्रेट हम करेंगे। लेकिन इसमें भी ये कह रहे हैं जो इंटीग्रेट इसको करेंगे या इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन। जब अपने पास फंक्शन हो, डेरिवेटिव हो और डेरिवेटिव से हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम उसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, अर्थात अनिश्चित समाकलन। और एक्सरसाइज जो अपनी 9 की है उसमें अनिश्चित समाकलन ही है, अनिश्चित समाकलन ही हम करेंगे। दूसरे प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसमें द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया of the region bounded by the graph of a function under certain conditions। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है उसमें हम ग्राफ बना लेते हैं, उसमें कॉमन उनका एरिया डिनोट कर लेते हैं और वो जो एरिया फाइंड आउट करते हैं कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल अपन एक्सरसाइज 11 में पढ़ेंगे, ये आपका पैराबोला है, ये कोई लाइन है और ये जो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कुछ हमें कंडीशन होगी कि यहाँ फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है, यहाँ है, यहाँ कहाँ पे है वो, तो इसके लिए कुछ समय हमें कंडीशन मिलती है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। अपन मैथ्स में पढ़ते हैं उससे पहले अपन फिजिक्स में आ जाते हैं लगभग। तो इसके लिए जैसे आगे बताऊंगा मैं अभी आपको, ये समाकलन का सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो उसमें ये जो इंटीग्रेशन होता है तो इसमें तो यहाँ इसकी यहाँ यानी कि लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो यहाँ कुछ होता नहीं है। और इसके अंदर जो है इसके अंदर यहाँ लिमिट्स लगी हुई होती है, जैसे 0 to 1 हो जाए, 0 to पाई, 0 to π/2, इस तरीके से ये बाउंड करता है, ये निश्चित होता है, निश्चित समाकलन। इसमें तो ये जो समस्या है इसको कंप्लीट करने के लिए हम अनिश्चित समाकलन करेंगे और ये जो समस्या है इसको सोल्व करने के लिए हम निश्चित समाकलन करेंगे। लेकिन दोनों ही समाकलन के जो पार्ट हैं वो इंटीग्रल कैलकुलस या समाकल गणित के पार्ट है। तो ये जो एक्सरसाइज है अपनी 9 की, तो इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या अनिश्चित समाकलन भी हमें पढ़ने हैं। नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन।
नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये भाई नोटेशन जो लिखा है मैंने, ये एक प्रकार से टेक्निकल वर्ड है या टेक्निकल सिस्टम है। टेक्निकल सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेशल थिंग्स। कोई भी एक स्पेशल थिंग है, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक नेम है, उसको डिनोट करने का एक टेक्निकल सिस्टम है जिसको अपन नोटेशन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नोटेशन। इसके लिए जो हम समाकलन की अपनी पूरी प्रक्रिया करेंगे, जिससे कि अपन गणितीय स्वरूप में जो क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, तो उनको सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज में आएंगे। नॉर्मली अपन ये कर देते हैं कि ये पॉजिटिव, ये ऐड का साइन है, ये सबस्टेक माइनस का साइन है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड का साइन आ गया, ये d/dx जो अभी अपन कैलकुलस में पढ़ के आए हैं, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, इससे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे ही जो इंटीग्रेशन के अंदर जो फॉर्म बनेगी, जो क्वेश्चन बनेगा, उसके अंदर कौन कौन से चिन्ह यूज में आएंगे, कौन कौन से साइन यूज में आएंगे, कौन कौन से फंक्शन पद यूज में आएंगे, टर्म्स यूज में आएंगे, कौन कौन से सिंबल्स होंगे, उनका मीनिंग क्या होता है, अभी ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से थोड़ा एक है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आगे के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो आएंगे। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। सिंबल्स या फिर इसको बोलेगा अपन टर्म्स, और इसके आगे इसको फ्रेजेस भी बोला जाता है। और यहां लिखेंगे इन सिंबल्स का मीनिंग। तो पहला सिंबल है कंप्लीट। इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन को, इंटीग्रल ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। यानी कि ये जो x है, इस x के सापेक्ष इस f(x) का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। f(x) का, f(x) जो कि क्वेश्चन में हमें फंक्शन मिलेगा, f(x) का x के सापेक्ष समाकलन। इसके बाद इसमें जो वर्डिंग है, इसमें एक ये साइन है, तो ये साइन इन f(x) dx। यानी कि ये जो कंप्लीट अपना क्वेश्चन है, इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, तो ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन का चिन्ह, जैसे प्लस का, माइनस का, डेरिवेटिव का, ये जो साइन होते हैं, ऐसे ही ये चिन्ह है। अब इस चिन्ह के बारे में थोड़ा बताऊं आपको। तो पहले इकोनॉमिक्स के अंदर
जो समेशन करते थे, जोड़ करते थे, उसके लिए कैपिटल एस यूज में लेते थे। इसके बाद में ये आ गया अपने पास कैपिटल सिग्मा, समेशन के लिए इसको यूज में लेने लगे। अब ये जो लग रहा है यही एस का एक पार्ट है। ये क्योंकि जैसे एस इस तरीके से लिखते हैं, एक कॉलम तो ये है, एक कॉलम ये है, इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है इसको इस तरीके से इसमें थोड़ा सा लंबा कर दिया, बाकी एस का ही एक भाग है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद एफ एक्स है अपने पास, तो एफ एक्स इन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम एफ एक्स को क्या बोलेंगे, तो ये है इंटीग्रेट, अर्थात समाकल्य, अर्थात हमें जिसका समाकलन करना है वह फंक्शन जिसका हमें समाकलन करना है। इसके बाद यहां जो x मिल जाएगा, तो x इन एफ एक्स डी एक्स, ये जो कंप्लीट है इसमें x कौन है, तो ये x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चर, x समाकलन का चर है, ये यहां मिलेगा हमें। तो इसके पीछे यहां जो लिखे होंगे टर्म्स, उन टर्म्स में जिसके साथ x है वो वेरिएबल है और जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट है। यहां जो लिखा मिलेगा d के साथ वही वेरिएबल होगा, तो यहाँ जो फंक्शन होगा उसमें यहाँ जो लिखा होगा वही वेरिएबल और उसी के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसके बाद ये जो कंप्लीट जो आंसर है वो लिख दिया, इंटीग्रल होता है कंप्लीट, इसको पढ़ेंगे क्या, सीधा एफ एक्स है और ये डी एक्स, इसको कंप्लीट जो आंसर है इसको हम इंटीग्रल से लिखेंगे, यानी कि समाकल लिखेंगे इसको, कंप्लीट को जो आंसर आएगा लास्ट एंड में उसको हम इंटीग्रल बोलेंगे। इसके बाद एक वर्ड आएगा अपने पास इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब फाइंड द इंटीग्रल। जैसे मैं कहूं आपसे कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब इंटीग्रल फाइंड आउट करना, अर्थात समाकल ज्ञात करना, समाकल ज्ञात करना। इसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ये जो इंटीग्रल फाइंड आउट करने की कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। समाकल ज्ञात करने की
कंप्लीट विधि, यानी कि यहां जैसे मान लीजिए सवाल लिखा गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप, और जो स्टेप आती चली जाएंगी उन स्टेप्स के जो कंप्लीट आंसर आ जाएगा वहां तक कंप्लीट जो विधि है वो अपनी इंटीग्रेशन कहलाती है। जैसे उसमें अवकलन में या डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जो लास्ट आंसर आता है उसको तो हम डेरिवेटिव बोलते हैं, और जो ये जो कंप्लीट प्रोसेस जो होती है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ऐसे ही इसमें जो लास्ट आंसर आता है वो तो इंटीग्रल होता है, और जो कंप्लीट आंसर फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब एक लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का अचर। जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 9 में जब हम आंसर निकाल लेंगे, यानी कि इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, तो उस समय आपको एक कांस्टेंट उसमें ऐड करना है। नॉर्मली वो कांस्टेंट हम सी से डिनोट करते हैं, लिखेंगे एनी कांस्टेंट सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये कोई भी एक रियल नंबर होगा। और जैसे मान लीजिए मैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता रहा था, डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो इसमें कह रहा था कि जो डेफिनेट है इसमें तो लिमिट्स आती है और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट्स नहीं आती है। तो दूसरे फॉर्म में अपने ये आइडेंटिफाई करें इसको कि ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है इसमें सी आएगा, और ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसमें सी, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट नहीं आता है। तो ये है नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, ये है कि जो इंटीग्रल हम फाइंड आउट करेंगे उसके टर्म्स कि किसको क्या पढ़ेंगे, क्या हमें आंसर फाइंड करना है उसको बोलेंगे, सी हमें ऐड करना है तो ये कांस्टेंट है, यहाँ जो लिखा होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसके बाद आएंगे थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन। समाकलन पर प्रमेय, एकदम समाकलन की प्रमेय। Theorems on integration। समाकलन पर या समाकलन के प्रमेय। तो इसमें मेन दो फॉर्मूले हैं या दो प्रमेय हैं। नंबर 1 इंटीग्रल के एफ एक्स इंटू डी एक्स और एनी
कांस्टेंट के और एनी कांस्टेंट के। तो ये तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है बिकॉज x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां इसमें x है तो ये वेरिएबल फंक्शन होगा, इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड वेरिएबल फंक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल फंक्शन। यानी कि कांस्टेंट फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट फंक्शन और ये जो आपका वेरिएबल फंक्शन है इसके इंटीग्रल के मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा। एकदम सीधे भाषा में कहूं कि ये जो फंक्शन है जिसमें वेरिएबल है इसके साथ ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो इसका इंटीग्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको बाहर हम ले लेते हैं। दूसरी थ्योरम इंटीग्रल ऑफ fx प्लस माइनस gx इंटू dx। इसमें अपने पास ये fx वेरिएबल फंक्शन, gx यहां भी x है तो ये भी वेरिएबल फंक्शन क्योंकि यहां x है तो रिस्पेक्ट टू x होगा। तो वेरिएबल फंक्शन दोनों के बीच में प्लस का साइन हो सकता है और दोनों के बीच में माइनस का साइन हो सकता है। तो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में से फंक्शन आप माइनस कर दो और फिर उसका क्या ले लो, आप इंटीग्रेशन ले लो, उसको इंटीग्रेट आप कर दो। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो इंटीग्रल जो इनका आएगा वो इंटीग्रल इनके fx dx, ये जो फंक्शन fx है वेरिएबल फंक्शन है इसका इंटीग्रल और फिर प्लस और माइनस ये जो नेक्स्ट फंक्शन है gx इसका इंटीग्रल, इस तरीके से इसकी क्या होगा, ये इक्वल होगा। कहने का मतलब इनके आपस में प्लस और क्या है माइनस है तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और फिर आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दो ही है, तीसरा या थर्ड में ये लिख सकता हूं कि नॉर्मल अपने पास ये आता है इंटीग्रेशन, ये d dx और यहां fx और यहां भी dx इक्वल्स टू, यानी कि पहले d by dx fx का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो f dash x हो जाएगा और f dash x का फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो फिर वो पुनः लोड करके fx बन जाएगा। तो ये fx बन जाएगा। यहां आप c ऐड कर सकते हो क्योंकि c कंसीडर करना है कांस्टेंट और c मैं बता दूं आपको ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू ग्रहण करता है। सो होते हैं ना दो, एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.1422/7 होती है तो हर जगह वही होती है, वही उसमें लेते हैं तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होता चला जाता है, ये क्वेश्चन में भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई वैल्यूज ग्रहण कर सकता है। फोर्थ में यदि इसको ऐसे लिखें अपन dy का dx, इसको लिखूं इंटीग्रेशन fx और ये dx, यानी कि पहले fx को dx के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और जो आंसर आए फिर उसको डिफरेंशिएट करना है तो वही अपना क्या फाइंड होगा
एफ एक्स फाइंड हो जाएगा दोबारा से, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट तो होते ही हैं, अपोजिट है तो पहले इंटीग्रेशन कर दो, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, या फिर पहले डेरिवेटिव कर दो फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, तो आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हाँ एक बात और बता दूं मैं इसमें, यहाँ पर ये क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर प्लस और इसमें माइनस में हम इंटीग्रेट इनको कर सकते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन के अंदर u इंटू वी भी आता है और u अपॉन क्या आता है, v भी आता है, तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको u अपॉन v तो है नहीं और u इंटू v है, लेकिन वो अलग फॉर्म में है जो कि 9.6 में अपने पास आएगा, उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। तो अगला जो टॉपिक है वो अपना वो टॉपिक है ये जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है, इनका हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंपेयर यानी कि अवकलन तथा समाकलन की तुलना, दोनों की तुलना करते हैं। तो तुलना में नंबर 1 जो ये अपना अवकलन है, ये फंक्शन पर लगता है भी, समाकलन भी फंक्शन पर लगता है और इनका जो आंसर आता है वो भी एक फंक्शन ही आता है, यानी कि दोनों ही फंक्शन पर लगेंगे और आंसर भी दोनों का फंक्शन ही आएगा। नंबर 2 अवकलन और समाकलन अर्थात डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लीनियर है, ये लीनियरिटी का पालन करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज 6.2 के अकॉर्डिंग सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो भी सभी फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होते। कोई भी फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है तो उसका एक डेरिवेटिव यूनिक आता है, यानी कि एक ही आता है, और कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल है यानी कि उसका हम समाकलन कर सकते हैं, तो उसका जो इंटीग्रल है वो यूनिक नहीं आता, क्योंकि उसमें लास्ट में अपन सी कंसीडर करते हैं और सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता वो एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो पांचवें के अंदर या फिफ्थ के अंदर भी जो डिफरेंशिएशन है, ये जो ऑपरेशन है ये पॉइंट के लिए हो जाता है, और ये जो इंटीग्रेशन है ये एक इंटरवल पर होता है। किस पर लेते हैं? ये इंटरवल पर, और ये लेते हैं पॉइंट पर। 6 डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक कर्व की टेंजेंट का स्लोप होता है, और ये जो इंटीग्रेशन होता है ये कोई भी एक प्लेन शेप होता है और उसका एरिया होता है, उसका क्या होता है? एरिया।
फिर सेवंथ में हम नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन है या जो अवकलन है, इसमें हम जैसे वेग वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, एक्सीलरेशन वर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये जो अपना जो समाकलन है ये एक है कि इंटीग्रल है, इसमें हम संवेग फाइंड आउट करते हैं। और ये तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका, ये जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की विधियां। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन की विधियां। तो मुख्यतः समाकलन की 4 विधियां हैं। मुख्यतः समाकलन की 4 विधियां हैं। तो 4 विधियों में 9.1 जो एक्सरसाइज आएगी अपनी, उसमें पहली विधि यूज में आएगी इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यानी कि मानक सूत्रों की सहायता से समाकलन। अन्य आगे की जो 3 विधियां हैं वो एक 9.2 में, एक 9.4 में और एक 9.6 में काम में आएंगी। तो वो जो विधियां हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग 9.2, 9.4 और 9.6 में मैं आपको बताऊंगा। अभी इसी विधि के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानक सूत्र।